मार्कशीट से वी कांट जज कि वो बच्चा कितना स्किल्ड है। वो रट्टा लगा के भी 90% ला सकता है। कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कई बच्चे लर्निंग में बहुत अच्छे हैं, कई बच्चे रीडिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कई बच्चे जो है राइटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कई बच्चे जो मैथ में बहुत अच्छे हैं, कई बच्चे जो साइंस में बहुत अच्छे। तो हमें हर एक बच्चे को अलग ट्रीट करना है। एआई चलाना आता है, वो उस बंदे को रिप्लेस कर देगा जिसको एआई चलाना नहीं आता है बेसिकली, बट एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस एनी। कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग हो गई है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर दिया गया है, वहीं से आपको करेक्ट करना है। एआई आपको हेल्प कर रहा है उसमें करेक्शन करना। जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट है वो जॉब क्रिएटर्स बनाना है rather than being a job taker। नमस्कार, ज्ञान वार्ता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत कौर। आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो रूबरू। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं उस शख्सियत के साथ जो कि यंग है, डायनामिक है और इनोवेटिव थिंकिंग के साथ, एक नई सोच के साथ इन्होंने अपने इस पूरे स्कूल की अपनी एस्टैब्लिशमेंट की। हम बात कर रहे हैं एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल के चेयरपर्सन, जो चेयरमैन है उनके श्री सुखविंदर सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी कि जो आपका ये स्कूल है, आपकी जो ये आइडियोलॉजी है एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी, जब आप इसको एस्टैब्लिश कर रहे थे तो किस विजन के साथ आप इसको लेकर चले थे? स्कूल एस्टेब्लिशमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि चेंज इन एजुकेशन। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम लोग अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते या पढ़ाते आ रहे हैं, इट नीड टू बी चेंज। बिकॉज जब हम बात करते हैं कि हमें विकसित भारत बनना है, बाय 2047 हमने नंबर 1 कंट्री बनना है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट जी, तो वहाँ पर ज़रूरत है कि हमें सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम में काम करना। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस तंग करते थे कि लाइक ये जो एजुकेशन मैं आज ले रहा हूँ, क्या ये सफिशिएंट रहेगी मुझे आगे ले जाने के लिए, या क्या मैं इस एजुकेशन से जो मेरा सपना है मैं पूरा कर पाऊँगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। समटाइम्स टीचर से वो क्वेश्चंस किए जाते थे तो टीचर से ये कहते थे कि बेटा बैठ जाओ, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो। हमने सोचा ठीक है, स्कूल एजुकेशन तक ऐसा होता होगा। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी लेवल, वहाँ पर भी यही था कि प्रोफेसर्स आते थे, नोट लिखाते थे, चले जाते थे। बट कभी किसी ने ये नहीं बताया कि आपको रियल लाइफ चैलेंजेस कैसे फेस करने पड़ेंगे। जब रियल लाइफ सिचुएशन में आप जाओगे तो आपको जब रियल चीज़ों से सामना करना है तो कैसे करो जी। देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आई वेंट टू फिनलैंड। देयर आई सॉ कि हमारी एजुकेशन में वहाँ की एजुकेशन में वास्ट डिफरेंस। हम सिर्फ जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो मैकॉले ने हमें दी, हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्लर्क्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड बिल्डिंग ड्रीम्स इन माई माइंड कि जब मेरे पास उतना पैसा होगा तो मैं एक ऐसा स्कूल स्टार्ट करूँ। बाय लकली मैंने 2021 में ये स्कूल स्टार्ट किया, और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है ये स्कूल, कि ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चा सिर्फ पढ़ने के लिए ना आए, वो रियल चीज़ों को सीखने के लिए आए, रियल लाइफ स्किल को सीखने के लिए आए। जहाँ पर बच्चा क्लास में बैठ के क्वेश्चन पूछने के लिए टीचर की परमिशन ना ले, जहाँ पर बच्चा अपने क्वेश्चंस खुद तैयार करे, जहाँ पर बच्चा फ्री हो अपने सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए, जहाँ पर बच्चे के अंदर टीम बिल्डिंग क्वालिटी हो, चैलेंजेस फेस कैसे करना है वो उसको आता हो, वो एक फियर में ना हो कि सिर्फ मुझे पास होना है और मार्क्स लाने हैं, वहाँ तक सीमित ना हो। वहाँ क्लासेस ऐसी ना हो कि सिर्फ जहाँ टीचर आए और पढ़ाए ये बोले कि बेटा ये आज कर लो, यही एग्जामिनेशन में आएगा, आपको यही पढ़ना है। ऐसी क्लासेस। सर, एक मैं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी देख रही थी जिसमें था कि हमारी एजुकेशन सिस्टम आने वाले समय में कुछ इस तरह से भी मॉडिफाई हो सकती है कि जैसे हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपने अभी पॉइंट रेज किया कि अपने सब्जेक्ट्स को खुद चूज करें, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसमें है, उस सिस्टम में है जिसमें कंप्लीटली हम उस दिन इंग्लिश को डिवोट कर रहे हैं, कंप्लीटली सेकेंड डे ट्यूजडे का मंडे को डिवोट कर रहे हैं। हाउ डू यू थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकली अगर होगा तो कितना इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड दिस हैज बीन implemented last year in our school.
आप हमारी क्लासेस में आके जब विजिट करेंगे स्कूल, हमारे यहाँ पर टिल क्लास 4 तक सिर्फ पर डे 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं। Okay. We don't teach 6-7 subjects. We don't have वो 7-8 lessons or period का system. We have only 2 subjects per day. In our school, we teach only 2 subjects per day till class 4 because जो till class 4 के students होते हैं, we need to build their foundation first. That's right. उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ एक दिन में फर्स्ट हाफ में एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 2 आवर्स के लिए, फिर सेकंड हाफ में 2 आवर्स के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी। बिकॉज वो 40 मिनट के लेसन में जब टीचर आता है वो 100% डिलीवरी कभी नहीं, बिकॉज उसको 5 से 7 मिनट लगते हैं किसी भी टीचर को क्लास को सेटल डाउन करने में और खुद सेटल डाउन होने। That's right. उसके बाद जब वो टीचिंग स्टार्ट करता है तो ओनली 20 मिनट्स की टीचिंग होती है इन अ लेसन। 20 मिनट्स में एक छोटा बच्चा जो इसका माइंड इतना क्यूरियस है, क्रिएटिव है, उसका ध्यान भटकता है। कभी वो क्लास के बाहर देखता है, कभी अपने फ्रेंड से बात करता है, कभी उसके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। राइट। यूनिक टीचिंग मेथडोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं। किस तरह से, जैसे मैं कुछ वीडियोस आपकी स्कूल की भी देख रही थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा बेसिक आप चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि उनको टेबल एटिकेट्स तक सिखाई जाती है। आई रियली लाइक इट बिकॉज छोटे बच्चे वो एक शेप हो जाते हैं, उसी एक यंग उनका माइंड होता है, उसको हम शेप अप कर सकते हैं। और क्या कुछ ऐसे यूनिक टीचिंग मेथड्स हैं जो एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी को डिफरेंट बनाते हैं बाकी स्कूल से? मैम, वी आर टोटली डिफरेंट स्कूल। और सेकेंड थिंग, आर टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। वी डोंट फॉलो द ट्रेडिशनल स्कूल मेथड्स। हमारा किंडरगार्टन जो है, जैसे आपने टेबल मैनर्स की बात करी, वो हम बच्चे नर्सरी के बच्चे से ही देना शुरू कर देते हैं। राइट। जो आपने वीडियोस भी देखी होंगी वो किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स के होंगे। तो वहाँ पर हम लोग बैगलेस स्कूल फॉलो करते हैं। वहाँ पर बच्चे हमारे यहाँ बैग नहीं लेके आते हैं, बुक्स केप्ट इन स्कूल्स ओनली। बच्चों को हम सिर्फ लाइफ की जो स्किल्स है, बिकॉज जो किंडरगार्टन था, नर्सरी क्लासेस थी, बेसिकली नर्सरी वाज अबाउट टू नर्चर द किड्स। बट वो नर्सरी सिस्टम को स्कूल कॉम्पिटिशन्स ने, पेरेंट कॉम्पिटिशन ने चेंज कर दिया कि मेरे बच्चे को अगर 5 तक टेबल आती है, आपके बच्चे को क्यों नहीं आती है। तो पेरेंट्स भी कॉम्पिटिट करता है कि मेरे बच्चे को तो 4 तक आती है, इसके बच्चे को 6 तक आती है, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा। एक्चुअली जो किंडरगार्टन है बेसिकली वो नर्चर करने के लिए था, बच्चे की मोटर स्किल्स पे काम करना था, बच्चे की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उस पे काम करना था, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी पे काम करना था, हमें रियल लाइफ स्किल्स देनी थी जो हम बात कर रहे हैं। बट हुआ क्या, कंपटीशन में वहाँ पर भी सिलेबस आ गया, वहाँ पर भी बुक्स आ गई। अब जो छोटे बच्चे हैं जिनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है, जिनको हर चीज़ सीखनी है, हर चीज़ को जानना है कि ये जो कप है, ठीक है, ये यहाँ क्यों रखा है, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, हम नॉर्मली बैठा देते हैं कि नहीं आपको कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे ही पढ़ा रहे थे। तो हमें बच्चे की क्यूरियोसिटी इंक्रीज करनी थी बेसिकली, बट सिस्टम जो है वो रिवर्स हो गया। हमारे स्कूल में हम लोग ट्राई करते हैं कि हम जो रियल एजुकेशन है वो दे पाएं, कि हम बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाए वो फर्स्ट तक आते आते कि, बिकॉज फर्स्ट में जब उसको सिलेबस अडॉप्ट करना है, जब उसको मैथमेटिक्स अडॉप्ट करना है, उसको राइटिंग स्किल्स अडॉप्ट करनी है, तो इतना कॉन्फिडेंट होगा कि वो विदाउट टीचर की हेल्प पे उसको अडॉप्ट कर सके। बात करेंगे लीडरशिप क्वालिटीज़ की। बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ क्योंकि अगर बचपन से ही होंगी तभी आगे जाके वो अच्छे लीडर्स बन पाएंगे, गेम चेंजर्स बन पाएंगे। किस तरह से एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी एक जो लीडरशिप है उसको कल्टिवेट करता है, बच्चों में इनकलकेट करता है? मैम देखिए, लीडरशिप क्वालिटी की बात हर जगह होती है, बट नाउ इट्स अ मॉडर्न एरा एंड वी आर हैंडलिंग द मॉडर्न जनरेशन। जेनजीस और अल्फा को हम लोग इस टाइम पे डील कर रहे हैं, तो उनका जो मेथोलॉजी है वो उनके हिसाब से होनी चाहिए, उनके तरीके से होनी चाहिए। अगर आज हम बुक्स में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाने की बात करेंगे तो कोई बच्चा लीडरशिप क्वालिटी को नहीं समझेगा जी। सो व्हाट वी डिड इज कि हमने जो अपनी क्लासेस को डिज़ाइन किया वो ग्रुप क्लासेस में डिज़ाइन किया। 5 के स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, तो उस ग्रुप्स को एक स्टूडेंट लीड करता है। वीकली वो लीडर जो है वो चेंज होता है। ओके, लीडर इज लाइक कि वी हैव प्रेजेंटेशन सिस्टम्स इन आवर क्लासेस। जो टीचर ने पढ़ाया 6 ऑनवर्ड्स बच्चों को पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन देनी है इन टॉपिक। लाइक देयर आर 5 ग्रुप्स इन अ क्लास, सो वी डिवाइड दैट चैप्टर इनटू 5 पार्ट्स एंड हर एक ग्रुप की जो है एक जिम्मेदारी होती है कि एक बच्चा प्रेजेंटेशन बनाएगा, एक उसका कंटेंट बनाएगा, एक क्रॉस क्वेश्चन तैयार करेगा। देन वो ग्रुप का स्टूडेंट्स वो ग्रुप जो है
in front of the class they have to present Present that it. topic to others. So वहाँ से बच्चे हल्के हल्के अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, चैलेंजेस कैसे फेस करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, देन क्वेश्चंस को कैसे फेस करना है, वो सीखते हैं. तो इन दिस वे, बिकॉज क्योंकि आज का जो बच्चा है वो कंप्यूटर फ्रेंडली ज़्यादा है, तो उसको पीपीटी बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है. जी. ठीक. फिर जब बच्चा पीपीटी बनाएगा वो गूगल पे जाएगा, उसी टॉपिक के बारे में 4 चीज़ें न्यू सीखेगा जो बुक्स के अंदर. सो वी हैव डिज़ाइन दिस सिस्टम की जो बच्चों का इंटरेस्ट है प्लस उसके साथ उनकी एजुकेशन भी हो. वो उसको जी, यू आर डूइंग अ रिमार्केबल वर्क आई थिंक, बिकॉज बच्चों में हम उसी चीज़ को इंस्टिल करते हैं एंड वो चीज़ बहुत प्रोपोगेट करती है आने वाले टाइम में. मॉरल एजुकेशन की बात की जाए, क्योंकि आजकल स्मार्ट क्लासेस भी हैं, एआई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है. मॉरल एजुकेशन कहीं ना कहीं क्या पीछे रह गई है? जिस तरह से हमारी भी मॉरल साइंस की क्लासेस थी, कितना इंपॉर्टेंट है उनमें मॉरल एजुकेशन को डालना इस यंग एज में? देखिए, मॉरल एजुकेशन इवॉल्व हो चुकी है. अगर हम आज बात करें कि मॉरल एजुकेशन सिर्फ बुक से पढ़ाई जा सकती है तो वो पॉसिबल नहीं. अगर हम किसी को बोले कि आप जाके अपने पेरेंट्स को विश करिए, पेरेंट्स की टेक केयर करिए, तो वो शायद नहीं करेगा जी. हमें उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ सिचुएशंस में डालना पड़ेगा. बीइंग एट एकमकार वी बिलीव कि हम उनको रियल लाइफ सिचुएशंस और प्रोजेक्ट्स देते हैं. हम बच्चों को एनजीओस लेके जाते हैं, एनजीओस में इन्वॉल्व करते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं. उसके साथ साथ वी टीच देम मॉरल स्किल्स, बिकॉज बुक्स में पढ़ने से कभी भी मॉरल स्किल्स नहीं आती या मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती. अगर हम बात कर लें कि टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़, बिकॉज अगर एआई है तो एआई को जो सिस्टम पीछे चलाना है, उसमें जो डेटा डालना है या डेटा उसके अंदर रहेगा, उसको कैसे हैंडल करना है, वो अगेन एक ह्यूमन है. अब ह्यूमन की जो मॉरल वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती है कि आप कैसा सॉफ्टवेयर बनाओगे. यस. तो मॉरल वैल्यूज हमेशा थी, हमेशा ही रहेंगी, वेदर वो एआई हो, वेदर वो टेक्नोलॉजी हो, वेदर हम कितना भी इवॉल्व हो जाए, बट वी हैव टू स्टिक विद द रूट्स. जब तक हम रूट्स पे नहीं रहेंगे, वी कांट ग्रो, वी कांट सर्वाइव. सो बट ये कि टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं. मॉरल वैल्यूज़ आज वही हैं, बट मॉरल वैल्यूज़ का पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है. बहुत ज़्यादा फटाफट चीज़ें बदल रही हैं, वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग. तो किस तरह से स्किल एजुकेशन आप बीच में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों के साथ? स्किल बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं, आपने बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी वो बनाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क्स करते हैं, और क्या कुछ किया जाता है कि उनकी स्किल लेवल को डेवलप किया जाए? मैम, सी लाइक आवर टैगलाइन इज फ्यूचर स्कूल फॉर फ्यूचर किड्स. सो वी बिलीव कि द फ्यूचर जनरेशन, जब वो बच्चा आज फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, वो आफ्टर 10 ईयर्स जब वो जॉब मार्केट में जाएगा, वी कांट प्रिडिक्ट कि किस लेवल की जॉब होगी, किस इंडस्ट्री में जॉब होगी, जॉब्स की प्रोफाइलिंग क्या होगी उस टाइम पे. सो वी नीड टू इवेल्युएट कि हमें आज स्किल्स क्या देनी है. स्किल बेस्ड एजुकेशन की न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बात करती है, सारे बात करते हैं, बट बेसिक स्किल्स जब तक हम बच्चों को नहीं देंगे, जैसे कि उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस स्किल्स, उनके अंदर किसी भी चैलेंज को फेस करने की स्किल और कॉन्फिडेंस होगा, तो किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते. प्रॉब्लम इज दैट कि हम सिर्फ स्किल्स को मार्कशीट के थ्रू ही काउंट करते हैं अगेन, कि हमने एक वोकेशनल एजुकेशन का कोर्स डाल दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, पास कर लिया, उस पर नंबर आ गया और बच्चा स्किल्ड हो गया. नहीं, मार्कशीट से वी कांट जज कि वो बच्चा कितना स्किल्ड है. वो रट्टा लगा के भी 90% ला सकता है. और अभी भी हमारी सोसाइटी में यही होता है कि जब बच्चे के रिजल्ट आते हैं तो सिर्फ हम 90% वालों के लिए होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर किया जाता है, बट जो रेस्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स बच के 10 के 90% आ गए, 30 स्टूडेंट्स को कोई नहीं देखता है. और इट्स अ रियल फैक्ट डाटा. आप वो 30% स्टूडेंट्स को देखिए जो बच्चों के 90% नहीं है, वही लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करते हैं. इट्स अ फैक्ट. यस. बिकॉज उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी. जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन के अंदर है, उनको ये पता है कि मैंने सिर्फ रट्टा लगाना है, पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं, मेरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. अगर मैं फेल हो गया
तो मैं टॉपर से नीचे आ जाऊंगा। बट जो नीचे स्टूडेंट है जिसके 70-80% है, उसके पास वो मार्जिन ऑफ एरर है कि मैं एरर करूंगा भी, अपनी मिस्टेक्स को रिपीट भी करूंगा, लर्निंग भी करूंगा, मैं 90% तक पहुंचाऊंगा। तो जो एजुकेशन में अगर हमें स्किल्स देनी है तो बच्चों को सबसे पहले ये सिखाना है कि आपको जो है गलतियां करनी है और गलतियां करके उनसे सीख के आगे बढ़ना है। आपके अंदर जो है कंपटीशन की जो एक भावना को हटाकर आपको एक टीम को लेके चलना है। बिकॉज जब आप रियल लाइफ जॉब में जाएंगे, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर योर 12th, आफ्टर योर यूनिवर्सिटीज, वहां पर तो आपको जॉब कल्चर में एज अ टीम ही काम करना है। यू कांट सर्वाइव सिंगल अलोन। नो। तो जब हम स्कूल्स में वो चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में वो चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, हम सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि आपको टॉप करना, आपको फर्स्ट आना, आपको दूसरों से मतलब नहीं है, तो वो बच्चा कैसे लीडरशिप क्वालिटी सीखेगा या वो बच्चा कैसे टीम वर्क सीखेगा। फिर हम बच्चे को बोल देते हैं कि बेटा गलती नहीं करनी, क्वेश्चन नहीं पूछना, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो रियल स्किल्स हमेशा, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, कि आप अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, आप दुनिया का कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी जॉब पा सकते हैं, दुनिया का कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उन बच्चों की जो कि बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं करते। एक तो आगे जो फर्स्ट सेकंड डिवीजन वाले अच्छी ग्रेड्स आ गई, मीडियोकर्स भी उनका भी चल जाता है, पर जो बिल्कुल लोअर लेवल बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, या फिर कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल उनका उस तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, स्कूल अपने लेवल पर उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ स्टेप्स लेता है? हम देखिए, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो जिनका माइंड जो है एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, उस स्पीड से डेवलप नहीं होता, वो बच्चे पीछे रहते हैं। या फिर जिन बच्चों का बेसिक और फाउंडेशन क्लियर नहीं होता, वो बच्चे वीक हो जाते हैं और हम उनको वीक मान लेते हैं स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज एजुकेशन में, कहीं पर भी एजुकेशन में, क्योंकि वो बच्चे पीछे रह गए जी। बट अगर हम उन बच्चों के साथ बैठे, उन बच्चों के साथ डिस्कस करें, तो पता चलता है कि उन बच्चों का जो बेसिक फाउंडेशन है वो वीक है। अगर हम उनकी फाउंडेशन पे काम करें, हम उनके बेसिक्स पे काम करें, वही बच्चे परफॉर्म करके दिखाते हैं। इन आवर स्कूल भी फॉलो, जब हमारा बच्चा फर्स्ट और सेकंड में आ जाता है, हम उसको यूकेजी का अगेन रिपीट कराते हैं। बच्चे को क्लासेस में हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जो बच्चे एक स्पीड से चल रहे हैं उनको अलग कर देते हैं। जो बच्चे जिनको हम वीक कहते हैं, बेसिकली वीक नहीं होते, जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को रीडिंग नहीं आ रही जी, या किसी बच्चे को सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा, वो वीक नहीं है, सिर्फ उसको वो सेंटेंस बनाने का प्रोसीजर नहीं पता है, उसकी वो प्रैक्टिस नहीं है। That's right. अगर आप उसको स्पेशली वो सिलेबस की दौड़ से हटाकर, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, टीचर को होता है कि मुझे सिलेबस कराना है, मुझे आगे सिलेबस बढ़ाना है, एग्जाम्स आ रहे हैं। पेरेंट्स को भी होता है कि सिलेबस नहीं हो रहा, आपके स्कूल में सिलेबस नहीं हो रहा, मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। पर पेरेंट्स को सबसे बड़ी चीज़ है कि वो समझना पड़ता है कि आपका बच्चा उस बच्चे के बराबर नहीं है, हमें या उसे कंपेयर नहीं करना। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, अपनी स्किल्स हैं। कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कई बच्चे लर्निंग में बहुत अच्छे हैं, कई बच्चे रीडिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कई बच्चे जो है राइटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कई बच्चे जो मैथ में बहुत अच्छे हैं, कई बच्चे जो साइंस में बहुत अच्छे हैं। तो हमें हर एक बच्चे को अलग ट्रीट करना है। व्हाट वी बिलीव कि हम उन बच्चों को अलग करके पहले उनको फर्स्ट 3 मंथ्स बेसिक्स देते हैं, फिर उनका सिलेबस स्टार्ट करते हैं जी। तो उससे क्या होता है कि वो वाले बच्चे जो है, जो जिनको हम वीक मान लेते हैं, वो भी बच्चे उनके साथ कोप अप कर जाते हैं जो ऑलरेडी क्लास में सिलेबस पे चल रहे हो। अच्छा कर रहे हैं। करियर की बात की जाए, 12th के बाद बहुत ज़्यादा डिलेमा में होते हैं पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी, उनको कुछ समझ नहीं आता अब आगे कौन सा रास्ता चुना जाए अपने लिए। स्कूल अपने लेवल पर किस तरह से उन्हें गाइड करता है? क्या वाकई में ही काउंसलिंग की जाती है बच्चों की आज के स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लेवल पे? मैम, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और इट शुड बी दी मैंडेटरी पार्ट जब बच्चा 9th क्लास में आए। 9th ऑनवर्ड्स उसकी सब्जेक्ट काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आई एम बीइंग अ काउंसलर, मैं 15 ईयर्स से ओवरसीज एजुकेशन में भी काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं इंडियन एजुकेशन में भी काउंसलिंग करता हूँ। तो मेरा सबसे पहला फॉरमोस्ट मोटो यही रहता है कि जो बच्चा अब 9th में आ गया, सबसे पहले उसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन, उसने आगे क्या लेनी है, उस पर आज से काम करना शुरू। उसका करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, उसका करियर विजन क्या है, उस पर काम करना शुरू किया जाए। बिकॉज बच्चे जो होते हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, इस वजह से
होता क्या है कि वो जिस बच्चे के अगर मैथमेटिक्स में मार्क्स 50 भी आ गए, वो भी सोचता है कि मैं पीसीएम ले लूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने बोला है, मेरे पापा का सपना था इंजीनियर बनना है, तो मुझे भी इंजीनियर बनना है। या मेरे बुआ का लड़का डॉक्टर बन गया, तो मेरी मम्मी भी बोल रही है तू भी डॉक्टर ही बनेगा। तो इस चक्कर में, या मेरे दोस्त ने पीसीएम ले लिया है तो मुझे भी पीसीएम चाहिए। पर हमें देखना ये होता है कि एक बच्चे की सबसे पहले की एकेडमिक स्किल्स क्या है, दूसरी चीज बच्चा फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहता है जी। अब तो सीबीएसई ने भी इतना इजी कर दिया कि लाइक अगर आपको बायो के साथ मैथ पढ़नी है तो अडॉप्ट कर सकते हैं। पीसीएम में अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है तो आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। इवन सीबीएसई ऑल्सो बिलीव कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अब हमें जो आगे फ्यूचर कोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग चूज करना है। जी। फॉर एग्जाम्पल आपको फॉरेंसिक में जाना है, अब अगर एक न्यू कोर्स है लॉ इन फॉरेंसिक, LLB विद फॉरेंसिक, तो वहाँ बच्चा आर्ट्स सिर्फ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेके और सिर्फ बायो का सब्जेक्ट लेके फॉरेंसिक में जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अब इवॉल्व हो चुके हैं बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ एरा। जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, जॉब्स भी चेंज होगी जी। बिकॉज अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो इंडस्ट्रियल एरा था हमारा, उसके लिए एजुकेशन बेस्ड थी कि हमें सिर्फ क्लर्क्स प्रोड्यूस करने हैं। नाउ इंडस्ट्री हैज ऑल्सो चेंज, टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो इन्वॉल्व। हर थर्ड मंथ में एक जॉब ऐड होती है और 5 जॉब्स जो है आउटडेट हो जाती है इन इंडस्ट्री। इट्स अ फैक्ट। एआई आने से जो वर्क कल्चर है वो टोटली चेंज हो चुका है। AI is not going to replace the human, but human will replace the human who knows how to handle the AI. जिसको AI चलाना आता है वो उस बंदे को रिप्लेस कर देगा जिसको AI चलाना नहीं आता है बेसिकली, बट AI is not going to replace any. टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने की आपने बात की। टेक्नोलॉजी जो है जिस तरह से बढ़ रही है, टीचर्स उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं, स्कूल अपने लेवल पे टीचर्स को कैसे हेल्प करता है कि वो टेक्नोलॉजी को क्लासरूम्स तक लेकर आएं और बच्चों को उसके थ्रू ही पढ़ाएं? इट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन ऑल्सो कि बहुत सारे टीचर्स को आज ये फियर है कि AI आने से हमारी जॉब जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, बट इट्स नॉट ट्रू। जो ह्यूमन टच है वो बहुत नीडेड है। AI is not going to replace a teacher. Again मैं लास्ट वाली लाइन बोलता हूँ कि teacher will replace a teacher who knows technology. आज का टीचर को सबसे बड़ी नीड है कि वो टेक्नोलॉजी पे आए और AI को सीखे और AI को अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में इंटीग्रेट करें। बिकॉज अभी हमने देखा है कि इस साल से CBSE ने जो अपना एग्जामिनेशन पैटर्न प्लस करेक्शन का जो पैटर्न है वो AI बेस कर दिया। अब मैनुअल कॉपीज नहीं आती हैं 12th की बोर्ड की कि टीचर बैठ के उसको मैनुअली पेन से चेक करें। कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग हो गई है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर दिया गया है, वहीं से आपको करेक्ट करना है, AI आपको हेल्प कर रहा है उसमें करेक्शन करना है। तो इवन CBSE बोर्ड हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस AI इंटीग्रेशन करेक्शन, तो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एट आर स्कूल हमारे यहाँ पर आपको सारे टीचर्स जो हैं वो आपको लैपटॉप्स या iPads पे काम करते हुए मिलेंगे। वी डोंट अलाउ एनी टीचर टू यूज़ डायरी एंड पेन नाउ। हमारे टीचर्स लेसन प्लान से लेके सिलेबस से लेके कुछ भी काम करना है वो सारा हमारा ऑनलाइन है, ERP बेस्ड है, एंड आर टीचिंग मेथड अगेन इज थ्रू PPT। सो टीचर्स को कुछ भी है वो ट्रेडिशनली नहीं पढ़ाना है। टीचर्स कम विद लेक्चर्स, कम विद PPTs, सारे स्मार्ट क्लासेस हैं, अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, उसके थ्रू वो अपनी सारी प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ाते हैं। बिकॉज उससे क्या है, ऑडियो और विजुअल से बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है रेदर देन बीइंग वो एक चैप्टर पढ़ा के बच्चे को खड़ा करके आपने रीडिंग कर दी और टीचर ने समझा दिया। अब वो एरा चेंज हो चुका है। मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। AI के थ्रू आपने चेकिंग की बात की, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज AI में भी इज देयर अ चांस कि एरर के चांसेस हैं, बिकॉज एक ह्यूमन ब्रेन इज अ ह्यूमन ब्रेन एंड नोबडी कैन रिप्लेस इट, यू नो इट। सो एरर के चांसेस हैं, और अगर हैं तो CBSE ने इसको क्यों बीच में इसको इम्प्लीमेंट किया है? CBSE ने 100%
रिलाई एआई पे नहीं किया है, और हम 100% रिलाई एआई पे कभी नहीं कर सकते। एआई इज अ टूल, अगेन आई एम सेइंग एआई इज अ टूल टू ईज योर जॉब। एआई जो है आपकी जॉब इजी बनाने के लिए है नहीं, ना कि हमें सिर्फ उस पर रिलाई करना है। सीबीएसई ने भी जो एआई करेक्शन या टेक्नोलॉजी बेस्ड करेक्शन उसको किया है, उसके लिए टीचर की हेल्प के लिए किया है, बिकॉज अब टीचर कंप्यूटर में बैठ के साथ ही साथ मार्किंग करके फाइनल कर रहा है जी। तो उसको हाथ से लिखना नहीं है या हाथ से पूरा करेक्शन नहीं करना है। और सेकंड टाइम सेविंग है, बिकॉज पहले जो था वो कॉपीज करेक्शन के लिए डिफरेंट सेंटर्स पे जाती थी, जहाँ करेक्शन होने होते थे वहाँ से कलेक्ट होती थी, फिर वो सीबीएसई जाती थी, सीबीएसई उसको कंपाइल करता था, फिर रिजल्ट्स को कंपाइल करते थे, फिर जाके रिजल्ट्स आता था। अब कंप्यूटर बेस हो गया, अब टीचर अपने कंप्यूटर पे चेक कर रहा है, वहीं फाइनल कर रहा है, वो डायरेक्ट सीबीएसई के हेडक्वार्टर में डेटा जा रहा है, वहाँ से रिजल्ट कंपाइल हो रहा है। जो काम 1 महीने में होना था वो 10 दिन में हो रहा है। सो हमेशा टेक्नोलॉजी विल ईज योर जॉब। We can't rely 100% on technology because AI also can make mistakes. जब हम Gemini पे भी डालते हैं ना, तो नीचे लिखा आता है कि ये 100% करेक्ट नहीं हो सकता, AI also can make mistakes. ठीक। मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है कि अगले 10 सालों के लिए 10 सालों में एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी को आप किस लेवल पर देखते हैं? क्या कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आप साथ चलेंगे? Our main motto is to totally change the education system. जी। Our motto, our vision is to produce the future leaders. We don't believe कि हमें सिर्फ टॉपर्स लाने हैं और टॉपर्स लाके सिर्फ हमें होर्डिंग्स लगाने हैं। We believe कि अगर मेरे स्कूल से कोई बच्चा आज पास आउट हो रहा है 12th करके, तो वो इतना कैपेबल हो कि वो 12th करते जॉब पा सके, या 12th करते वो इतना कैपेबल हो कि उसको कौन सी डिग्री, कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करना है वो सेल्फ कर सके। उसके बाद वो अपना जो है कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, कोई ना कोई अपना इंडस्ट्री स्टार्ट कर सके, कोई ना कोई बिजनेस इनोवेशन के साथ स्टार्ट कर सके। बिकॉज हमारे यहाँ पर कल्चर हमने ऐसा दिया, हमारे स्कूल में लाइक बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्लब है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्लब में हम बच्चों को बिजनेस स्किल्स, बहुत सारे बच्चे हमारे आज भी बिजनेस आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। एक हमारे क्लास 10th का स्टूडेंट है जो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन क्लास 10th। नाइस। तो हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि वो उस आइडिया, उस माइंडसेट से निकले, बिकॉज इंडिया नीड जॉब क्रिएटर्स नाउ। बिकॉज अगर हमें compete करना है चाइना, जापान से, जहाँ हर घर में फैक्ट्री है और हर घर में प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो वी ऑल्सो वॉन्ट कि अगर इंडिया को डेवलप होना है, और वो एक एजुकेशन ही ऐसा सेक्टर है जो सबसे पहले कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया को डेवलप होने के लिए, वहाँ पर हमें जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट है वो जॉब क्रिएटर्स बनाना है rather than being a job takers. ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे सेशन में आए। इट वॉज सच अ वैल्यूएबल सेशन, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स भी जब इसे देखेंगे बहुत कुछ उससे सीखेंगे, एंड उनको एक विजन मिलेगा कि स्कूल क्या सोचता है और किस तरह से वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं खुद को इस पूरे विजन के साथ। आप खुद बनाना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि केपेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, और हमारी भी यही कामना है कि आप इसी विजन को लेकर आगे चले। थैंक यू सो मच। रूबरू के इस शो में फिलहाल इतना ही, आगे भी इस कड़ी में बहुत सारी पर्सनालिटीज के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।